सुप्रभात। स्वागत है आपका पेरिस के मेरे आखिरी दिन में। शाम को रात की मेरी फ्लाइट है, तो आज मैंने तय किया है नो मोर वॉकिंग, मतलब थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी, लेकिन पूरे शहर का चक्कर में हॉप ऑन हॉप ऑफ बस में लगाऊंगी। इसका टिकट मैंने खरीद लिया है और मैं वापस से जा रही हूँ गैर डे ईस्ट। वहाँ से कोई ओपेरा टाइप का कुछ स्टेशन है जहाँ से मुझे मिलेगी मेरी हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। बहुत भीड़ थी आज इस मेट्रो में, राजीव चौक को भी फेल कर दिया इसने। फाइनली मैं उतर चुकी हूँ ओपेरा मेट्रो स्टेशन पे। स्टेशन से बाहर निकलते ही जो चीज़ आपका ध्यान खींचेगी वो है ये बिल्डिंग, एकेडमी नेशनले दे म्यूजिकी। मेरे ख्याल से संगीत की कोई एकेडमी है ये। कोरियोग्राफी, पोएसी लिरिकी, पोएजी लिरिकी है, पर अच्छी है ये इमारत। स्टेशन से बाहर निकलते ही मुझको बिग बस का झंडा उठाए हुए एक भाई साहब मिल गए। उन्होंने बताया है कि ये बस इसी जो सुनहरी मूर्तियों वाली बिल्डिंग है, इसके आगे राइट साइड पे अगली स्ट्रीट पे बिग बस मिलेगी मुझको। एक तो मेरे सामने से अभी गुजरी है, तो मुझको लग रहा है कि अगली वाली आने में थोड़ा कुछ मिनट लगेंगे। बात करें मौसम की तो बारिश हो रही है बहुत हल्की हल्की, लेकिन मुझे लग रहा है बारिश ऐसे होती ही रहती है हल्की हल्की। इस खास तौर से इस वेदर में तो होती ही रहती है। मेट्रो में तो बहुत ज्यादा भीड़ थी भाई, मतलब वो एकदम ये हालत हो गई थी कि धक्का देके अंदर जगह करनी पड़ रही थी। लेकिन चूंकि हम राजीव चौक मेट्रो के ट्रेंड लोग, हमको दुनिया की किसी भी मेट्रो में बहुत भीड़ होगी भी तो राजीव चौक से ही कंपेयर करेंगे, उससे ज्यादा तो कहीं नहीं हो सकती। तो हमें अच्छी खासी ट्रेनिंग मिली हुई है। ओके, तो जिसको मैं बता रही थी म्यूजिक एकेडमी, असल में ये पेरिस का ओपेरा हाउस ही है जो मेरा स्टॉप है जहाँ से मुझे बस पकड़नी है। तो ये जो आपको दिख रहा है सामने लिखा हुआ चार्ल्स गार्नियर 1825 में पैदा हुए, 1898 में चले गए। असल में इस ओपेरा हाउस को इन्होंने ही डिजाइन किया था, ये जो चार्ल्स गार्नियर आर्किटेक्ट हैं। और पहले इसका नाम था पेरिस ओपेरा। जब ये 1861 में बनना शुरू हुआ और 1875 में, मतलब लगभग 14-15 साल इसको लगे हैं बनने में, तो ये पेरिस ओपेरा के नाम से ये बिल्डिंग थी। और फिर इसका नाम जो है ओपेरा गार्नियर, फिर इसका नाम पैलेस गार्नियर किया गया, यही आर्किटेक्ट के नाम पे। एंड देन फिर अब नाउ ये जो है ये आपको ओपेरा गार्नियर के नाम से ये इमारत यहाँ पे मशहूर है अब। और कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे मशहूर, दुनिया का सबसे ज्यादा मशहूर ओपेरा हाउस में से एक है ये बिल्डिंग। और कुछ मतलब जब ये बनी है काफी सालों तक ये ओपेरा, मतलब ओपेरा के लिए ये जो है था यहाँ पे मशहूर था। फिर एक और यहाँ पे ओपेरा हाउस खुल गया, तो अभी यहाँ पे मेनली जो है बैले होता है, बैले के लिए मशहूर है ये। और इसको भी पेरिस की आइकॉनिक इमारत में शुमार किया जाता है, जस्ट लाइक आईफिल टावर और नोत्र डेम। तो यहाँ पे आपको गाइडेड, ऑडियो गाइडेड टूर और बिना ऑडियो गाइड का टूर दोनों मिल जाएंगे। गाइडेड टूर शायद 14 यूरो का है। मैं अंदर नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाके अपनी बिग बस पकड़नी है, और आज वैसे भी मेरे पास बस 4 घंटे हैं, और यहाँ अंदर गई तो 2 घंटे इसी में लग जाएंगे। तो इसलिए मैं जाके देखती हूँ अपनी रेड बस, बिग बस। हाँ, तो मैं बता रही थी कि आज से लगभग 3 दशक पहले यहाँ पे एक और ओपेरा हाउस, बेस्टाइल ओपेरा हाउस खुल गया। उसके बाद से ये जो है बैले के लिए ये मेनली अब जो है इसका इस्तेमाल होता है। और पेरिस की पहचान तो है ही, लेकिन पेरिस की मेन पहचान है पूरे फ्रांस की। और चार्ल्स गार्नियर के इस मार्वेलस आर्किटेक्चर पीस के साथ ये देखिए
और इन्होंने बाकायदा इसका जो है इसके आर्किटेक्चर का जो है प्रिंट आउट निकाल के अपने ऐड के साथ वो भी ऊपर चिपका दिया है। लेकिन फिर भी ये मखमल में पाबंद का ही काम कर रहा है भाई। मतलब कहीं और लगा देते, पता नहीं, मे बी ये जो इसके नीचे दिख रहा है ये असल में दिस इज नॉट बिल्डिंग, ये इनके एड में ही साथ में इन्होंने लगाया हुआ है। भाई साहब तो इन्होंने जो है, इसलिए मुझे इधर की फोटो लेनी पड़ी, इन्होंने तो नाश मार दिया पूरा। ऐसे मतलब ऐसी जगह पे ऐड लगा रहे हैं, पता नहीं कुछ होगा इनका कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। वैसे भी मेरी राय इनके लिए कौन सा मायने रखती है, बट दिस वाज नॉट अ गुड डिसीजन। वैसे यहाँ का जो जेब्रा क्रॉसिंग सिस्टम है वो अपने इंडिया जैसा ही है रेड लाइट्स ग्रीन लाइट्स हैं, लेकिन लोगों को मौका मिलता है तो पार कर लेते हैं, भले ही लाइट ग्रीन ना हुई हो। और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पॉपुलर, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं। लग्जमबर्ग में जैसे था कि हाँ आप प्रेस करिए बटन, लाइट ग्रीन होने का वेट करिए तब जाइए, मगर यहाँ इतने देशों से लोग आते हैं ना, किस किस को समझाएंगे, ये रीजन मुझे लगता है। और दूसरा तो कोई रीजन समझ में नहीं आता, तो लोगों को मौका मिलता है तो पार कर लेते हैं। यहाँ पे एक और चीज है जो इंडिया जैसी ही है, अदर देन क्रॉसिंग द रेड लाइट्स। आपको यहाँ जगह जगह तो हाथ में कागज लिए जरूरतमंद बच्चों के नाम पे डोनेशन मदद मांगते हुए लोग दिख जाएंगे, और लाइन से जैसे आप वहाँ नई दिल्ली स्टेशन से बाहर निकलते, पता नहीं अब होता है कि नहीं, तो तिरंगा लगाते हुए कैंसर के नाम पे दान मांगते हुए लोग दिख जाएंगे। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एनीवन, लेकिन जब इतना फ्रीक्वेंटली ये सब होने लगे तो फिर आप उनके इंटेंट पे शक करने ही लगते हैं। तो एकदम उसको धंधा बना रखा है जैसे कहते हैं। तो अगर आपके पास छुट्टे पैसे हैं भी तो इन पे मत खर्च करिएगा, और छुट्टे पैसे नहीं है तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। और ये देखिए इंडिया वाले ई रिक्शा यहाँ आपको एकदम जो है बस लैंग्वेज बैरियर छोड़ दिया जाए, भारत जैसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सो फाइनली 3-4 बसें मिस करने के बाद मैं बिग बस पे हूँ, ऊपर बैठी हूँ, ओपेरा हाउस। यस, ओपेरा हाउस। और मैं चल पड़ी है हमारी बिग बस अपने तीसरे स्टॉप, जो कि था मेरा पहला स्टॉप, ओपेरा पैलेस, ओपेरा गार्नियर, ओपेरा हाउस से। तो इनका अगला स्टॉप ये बिग बस पेरिस का ऑफिस भी है। लिखा है बिग बस पेरिस। ये वो म्यूजियम है जहाँ मैं कल गई थी, लूर म्यूजियम। यहाँ से 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है वहाँ तक जाने के लिए, और चूंकि मैं वहाँ कल ही जा चुकी हूँ तो फिर अब बढ़ेंगे हम अपने अगले स्टॉप की तरफ, जो है नोत्र दाम कैथीड्रल, जहाँ पे कल मैंने पेंटिंग दिखाई थी, नेपोलियन की ताजपोशी हुई थी, बड़ी सी पेंटिंग उसकी बनाई गई थी, वो उसी कैथीड्रल में हुई थी। और कैथीड्रल मेन चर्च माना जाता है, पर मेरे ख्याल से वो शायद भी मैंने सर्च किया था अस्थायी रूप से बंद है, तो वहाँ अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है, बाहर से ही देख के निकल लेंगे। ये लूर म्यूजियम, यहाँ हम कल आ चुके हैं। और यहाँ पे आके पता नहीं तो शायद, अच्छा वो पत्थर वाली सड़क है तो बस एकदम हाला डोला हो रही है, तो संभल के बैठिए अगर ऊपर बैठे हैं।
जो साथ में इधर से दिख नहीं रही होगी, सेन नदी है। ये सेन नदी। ये आ गया नोत्रडाम, नोत्रडाम पेरिस का कैथीड्रल। तो हम उतर गए हैं अपने स्टॉप नोत्रडाम पे। ये सेन नदी के किनारे बना हुआ है पेरिस का प्रमुख चर्च नोत्रडाम। यहाँ पे शायद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो टेम्परेरीली ये बंद हो रखा है। मेरे ख्याल से अंदर जाने को तो अंदर जाने की नहीं, एंट्री क्योंकि पूरा देखे सब बाउंड्री से कवर्ड है। तो ये जो नोत्रडाम दी पेरिस, नोत्रडाम कैथीड्रल भी इसको कहते हैं, ये इसका जो फाउंडेशन नींव जो रखी गई थी वो 1163 में रखी गई थी, आज से करीब 900 850 साल पहले। और इसके पहले यहाँ पे 2 चर्च हुआ करते थे, बेसिलिका। उनकी जगह पर ये बड़ा एक मेन चर्च बनाया गया। इसका प्रपोजल जो है यहाँ के जो बिशप थे मॉरिस दे सोली, उन्होंने 1160 में इसका प्रस्ताव रखा और फिर 1163 में इसकी नींव रखी गई। अलेक्जेंडर फ्रांसिस III कोई थे जिन्होंने इनकी जो है वो रखी थी, नींव रखी थी। और उसके बाद मतलब ये अगले 100 साल तक इसका जो है काम चलता रहा, कुछ चीजें जोड़ी जाती रही। इसमें शायद 387 को सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए और लिफ्ट भी है। पोप अलेक्जेंडर तृतीय ने इसकी नींव रखी थी 1163 में। और ये जब बन के तैयार हुआ था तो मध्ययुगीन जितने भी गोथिक कैथीड्रल्स थे फ्रेंच गोथिक स्टाइल के, उनमें ये जो है काफी सबसे ज्यादा फेमस ये था इसकी। और अभी भी ये जो है अपनी एंटीक और साइज वगैरह के चलते काफी मशहूर है। एंड जैसा कि मैंने उसके बारे में बताया था, कौन था वो, ओपेरा, पैलेस ओपेरा, गार्नियर ओपेरा, वैसे ये भी मुझे लगता है उससे ज्यादा ये फ्रांस की जो है पहचान के रूप में फेमस है पेरिस की। ये देखिए कैथीड्रल के सामने ये जो पार्क है, यहाँ पे लोगों ने ताले लगाने शुरू कर दिए। मतलब लोग कहीं भी ताले लगाने शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल से वो जो लॉक ब्रिज है उस पर मना कर दिया गया, यहाँ ताले लगाने लगे। ताले लगाने का बहुत शौक है। तो नोत्रडाम से बढ़ रहे हैं हम अपने अगले स्टॉप की तरफ। और ये मैं दूसरी बिग बस में चढ़ी हूँ। इसकी कुर्सियाँ भी सही हैं और सामने वाला शीशा भी साफ है। वो सेन नदी के किनारे बना एक और ये स्पॉट है पेरिस का, म्यूजियम दे ऑर्सी, म्यूजी दी ऑर्सी। ये भी एक म्यूजियम है। पहले ये एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था और उसके भी पहले ये एक महल हुआ करता था। उस महल में आग वाग लग गई थी 1700-1800 के बीच में। पेरिस कम्यून कोई कुछ रहा होगा, क्रांति टाइप का, मुझे नहीं पता। उस दौरान इसमें आग लग गई थी। उसके बाद इसमें यहाँ पे एक कुछ इवेंट था जिसके लिए दुनिया भर से लोगों को इनवाइट करने के लिए एक
वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए एक स्ट्रक्चर यहाँ पे, मतलब रेलवे स्टेशन बनाने का प्रपोजल रखा गया। और जो इसके डिज़ाइनर थे उनके सामने बड़ा जो है ये चुनौती थी कि इतनी एलिगेंट लोकेशन पे एक रेलवे स्टेशन कैसे क्रिएट करें। तो बड़े नए नए आइडिया जो है इसमें इम्प्लीमेंट किए गए। जैसे जो स्टेशन का मेटेलिक स्ट्रक्चर था उसको स्टोन स्ट्रक्चर से बाहर एलिगेंट स्टोन स्ट्रक्चर से कवर करना, क्योंकि आसपास ही लूवर म्यूजियम वो सब है। तो ये था कि उसी एलिगेंस लेवल को मैच करता हुआ कोई स्ट्रक्चर रेलवे स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन लेकिन लगे एकदम एलिगेंट। लिफ्ट विफ्ट बनाना, अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म बनाना, ये सब उसी का हिस्सा था। और द्वितीय विश्व युद्ध में यहाँ से जो है जो कैदी थे उनके लिए पार्सल भी भेजे जाते थे। और फिर उनको यहाँ जब खत्म हुआ होगा विश्व युद्ध, उसके बाद उनको यहाँ इसी स्टेशन पे रिसीव किया जाता था। तो स्टेशन, महल, स्टेशन और उसके बाद अब ये म्यूजियम। आई थिंक 1977 में इसको जो है प्रॉपर म्यूजियम का रूप दिया गया। तो इसलिए ये पैलेस डे ऑर्सी, म्यूजी डी ऑर्से, अभी ये म्यूजी डी ऑर्सी के नाम से फेमस है। ये देखे पूरी बड़ी सी बिल्डिंग वहां से लेके यहाँ तक, ये सब यही है। एंड चूंकि मैं कल म्यूजियम देख आई हूँ वो वाला, तो आज दूसरा म्यूजियम मुझे नहीं देखना है। नो डाउट अच्छी चीजें यहाँ भी होंगी, बट हमको नहीं देखना। टाइम होता तो देख लेते, लेकिन आज तो हम बस हॉप ऑन हॉप ऑफ फटाफट वाले मूड में। तो अगर आप यहाँ आए और यहाँ घूमने का मन हो तो यहाँ भी आ सकते हैं आप। तो हम आ गए हैं पॉन्ट डेस आर्ट्स या पैसरेला डेस आर्ट्स, ये इस ब्रिज का नाम है। बताती हूँ आप सब इस ब्रिज को लॉक ब्रिज या लव लॉक ब्रिज के नाम से जानते होंगे, लेकिन अब यहाँ पे ये मैंने एक फिल्म में भी देखी थी जो बेंच थी लेकिन अब यहाँ पे कोई लॉक नहीं है, क्योंकि सारे लॉक हटा दिए गए हैं और ये जो ग्रिल है ये ग्लास से कवर कर दी गई है ताकि कोई ताला लगा ही ना पाए। ओके, तो ये जो लव लॉक ब्रिज है पेरिस का मशहूर ब्रिज, दुनिया भर का मशहूर ब्रिज। इसके आधार पे और भी पता नहीं कहाँ साल्जबर्ग में भी हमने देखा था एक लॉक ब्रिज तैयार हो गया था। मेरे ख्याल से इसी ही ब्रिज से वो लॉक ब्रिज वाला जो कल्चर है वो शुरू हुआ है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो ब्रिज है, ये जो लॉक यहाँ पे लगने शुरू हुए हैं ये बस 2008 में लगने शुरू हुए थे। उसके पहले यहाँ पे लॉक वॉक नहीं लगते थे। और 2008 से 6 साल तक, 2014 तक जब मोदी जी की सरकार बनी तब तक यहाँ 70 लाख ताले लग चुके थे। और उस वजह से ये देखिए, रुकी लोग नहीं मानेंगे वहां ताले लगाने से मना कर दिया तो यहाँ लगा दिया पिलर के ऊपर क्योंकि लोग तो लोग हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये जो है बहुत सारे ताले यहाँ पे लग गए थे 6 साल में ही, और पुल के गिरने तक का खतरा हो गया था, हेल्थ हजार्ड्स वगैरह, सेफ्टी हजार्ड्स। तो यहाँ के जो मेयर थे पेरिस ने, उन्होंने एक हैशटैग चलाया। सिर्फ हमारे मोदी जी ही नहीं 2014 में सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कई और लोगों ने भी किया। हैशटैग चलाया लव विदाउट लॉक्स, कि भाई यहाँ पे आके सेल्फी ले लो अपने लवर के साथ, लेकिन ताले मत लटकाओ, हाथ जोड़ के विनती है। लेकिन देखिए लोग कहाँ मानते हैं तो खैर 70 लाख तो नहीं, लेकिन हाँ कई लाख जो है ताले 2015 तक यहाँ पे लग चुके थे। और ये पूरा लकड़ी का है, ये लकड़ी के पैनल्स हैं, देख रहे हैं आप। तो प्लाई बोर्ड वगैरह लगाए गए कि जो पैनल्स हैं वो टूटे ना, खराब ना हो, तालों के वजन से वो कमजोर हो रहे थे। फाइनली फिर ये ग्लास शीट लगाई गई कि ये लगा दो तो लोग जो है
कम से कम यहाँ ताले लगाना बंद करेंगे। लेकिन अभी पिलर्स का क्या करें, यहाँ पे ताले लग गए। हालांकि लिमिटेड स्पेस है, इतने तालों से शायद ही कोई फर्क पड़े। और हाँ, मतलब यहाँ के जो लोकल्स, उनका कहना था कि भाई इसकी पुल की खूबसूरती भी खराब हो रही है, जगह जगह ऐसे ताले लटके हुए हैं। खैर मैंने तो समय का देखा नहीं पुल कैसा था, साल्सबर्ग का देखा था, वो तो सही लग रहा था। लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है, तो ये भी बुरी थी। तो अब ये है लव लॉक ब्रिज विदाउट लॉक्स। छोटे छोटे लॉक्स हैं, थोड़े थोड़े लॉक्स हैं, लेकिन ये पूरी रेलिंग जो है फ्री हो गई है। उनके मेयर ने बड़ी जो है भावात्मक अपील की कि सेट योर लव फ्री, सेट दिस ब्रिज फ्री, ताले खोल दीजिए। और बाकायदा सिटी वर्कर्स को काम पे लगाया गया था ताले वाले काटने के लिए, तब जाके सब ताले वाले यहाँ से हटे हैं। और ये जो पैदल चलने वालों के लिए ही ये ब्रिज है। ये सामने आप देख रहे हैं लूव्र पैलेस, द लूव्र, जिसमें म्यूजियम है, जिसमें हम कल गए थे। और ये सामने मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट द पेरिस, इंस्टीट्यूट द पैलेस, पेरिस का एक इंस्टीट्यूट है। ये इन दोनों को जोड़ता है, लूव्र द पैलेस द लूव्र के सेंट्रल स्क्वायर को इस इंस्टीट्यूट से जोड़ने वाला ये लॉक ब्रिज है। और मैंने भी यहाँ आते हुए किसी से पूछा कि ये यही है लॉक ब्रिज। मैंने बोला कि यहाँ पे बहुत सारे लॉक ब्रिज हैं। तो जैसा मैंने नॉत्र डैम के सामने भी दिखाया था, वहां भी लोगों ने रेलिंग में ताले लगा दिया। मतलब रेलिंग मिलेंगी कहीं ना कहीं तो ताले लगेंगे। इन बेंचेस से मुझे याद आया कि हाँ, ये जो है वही वाला है, क्योंकि मैंने किसी फिल्म में देखी थी ये बेंच, यही वो ब्रिज है। तो 6 साल में लोगों ने मार अति कर दी। यहाँ के लोगों का कहना था कि ये तो हमारा कल्चर भी नहीं है ताले वाले यहाँ पे लगाना, ताले लगा के लॉक करना। पता नहीं कौन आया होगा सबसे पहले। ये देखिए, इसमें ताले लग गए। यहाँ जाके कैसे ताले लगाए होंगे भाई। खैर, उन्होंने बोला कि ये तो हमारा कल्चर भी नहीं है ताले वाले लगाना। कोई आया होगा सिर्फ फिर टूरिस्ट, उसने मनौती मांग ली होगी कोई। एग्जैक्टली ये कैसे शुरू हुआ मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो बताइएगा कमेंट में। तो ये है इस मशहूर लव लॉक ब्रिज की कहानी। तो यहाँ बाकायदा ताले बिकते भी हैं। ये जो 2 दिल वाला ताला है, ये 8 यूरो का है। मोल भाव करेंगे तो 6-7 यूरो का भी मिल जाएगा। अभी एक कपल यहाँ खरीदने आया था, लेकिन उसके पास सिर्फ 3 यूरो थे तो वो नहीं ले पाया। एक बार को मुझे लगा मैं मदद कर दूं, मेरे पास छुट्टे पड़े हैं, लेकिन फालतू सी चीज़ों के लिए क्या मदद करना। वो अभी भी कुछ जुगाड़ भिड़ा रहे हैं कि मिल जाते पैसे, मिल जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि मैं मदद नहीं करने वाली। हाँ, तो मैं बता रही थी कि ये मिल रहे हैं यहाँ पे ताले। तो मेरे ख्याल से ये है कि आप लगा दीजिए पिलर पे और फिर इनको काट दिया जाएगा। आप आए 8-10 साल बाद और सोचेंगे फिर आपको यही ताला मिले, ऐसा नहीं होगा। सोचिए 45 टन वजनी ताले टोटल जो है वो इस पुल पे लगे थे, वो 45 टन से ज्यादा वजन के। और लोग ताला लगा के चाबी जो है ये सेन नदी में फेंक देते थे। तो अगर 45 टन से ज्यादा के ताले लगे हैं, इसका मतलब है कि 5-10 टन 5-6 टन वजन की तो चाबियां भी सेन नदी में पड़ी होंगी। ये देखिए, मिल गया इनको ताला? नहीं, अच्छा नहीं, वो तो वहां है। कुछ मोल भाव हो गया, शायद छोटा ताला ले लेंगे या वही ले लेंगे, पता नहीं। फिलहाल छोटा ताला लिया है, 2 दिल वाला ताला नहीं लिया है। ये भी लेकिन बड़ी हैरत वाली बात है कि मात्र 6 साल में ये ब्रिज लॉक ब्रिज के नाम से इतना पॉपुलर हो गया।
मुझे लगता था सालों से यहाँ जो है ताले वाले लग रहे होंगे। ये खबर तो पड़ी थी कि हाँ ब्रिज जो है टूट, मतलब बहुत ज़्यादा वजनी हो गया है, तालों का भार सहन नहीं कर पा रहा है, ये तो खबर आई थी। इसलिए अब ताले लगाना बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं पता था कि ये बस 2008 में ही शुरू हुआ था। तो बड़ी जल्दी पॉपुलैरिटी गेन करने वाला ये दुनिया का शायद इकलौता ब्रिज होगा। ये देखिए 2 और ग्राहक आ गए, मतलब 2 जोड़े ताले खरीदने के लिए। कुछ देर पहले ही अकेले ही बैठे थे। ये अच्छा ये बाजार है बाजा। नॉत्र डैम के पास भी बजा रहे थे बाजा। यहाँ आपको ये जो है सही है, मतलब शांत सा वातावरण। वैसे यहाँ तो उतना शांत नहीं है, यहाँ तो बहुत भीड़ है, मगर ये बाजा वाजा बजाते वैसी बढ़िया टूरिस्टिक जगहों पे आपको मिल जाएंगे। ये और ऑब्वियसली पैसे वैसे अगर आप इन्हें दे सके, इसीलिए बजा रहे हैं, पैसे दे सके तो सही है। यूरो सेंट्स। तो हम कहते हैं लॉक ब्रिज को टड़ा बाय बाय। अगर आपको सेन नदी के किनारे टहलने का मन हो तो मेन रोड से ऐसे जगह जगह स्केप्स बने हुए हैं, जिनसे आप नीचे उतर के नदी के किनारे चहलकदमी कर सकते हैं। वैसे अभी तो बहुत ठंडा है, नदी के किनारे और ठंडा लगेगा। अगर आपको ज्यादा ठंड पसंद ना हो तो अवॉइड करें। मैं तो बस देखने आई थी कि एग्जैक्टली कितना पास है। काफी पास है नदी से। इसी नदी में परसों क्रूज राइड की थी मैंने। यही सारे पुलों के नीचे से गुजरते हुए। तो आ गई ये आर्क द ट्रिम्फ। अच्छा, अभी मुझे पता चला कि इसके साथ भी इसके मामले में भी नेपोलियन के साथ एक बड़ी विडंबना जुड़ी है। दो नेपोलियन ने इस आर्क द ट्रिम्फ की नींव रखी थी शायद 1806 में, लेकिन वो अपने जीवन काल में इसको पूरा होता हुआ नहीं देख पाए। उसके पहले उनकी मृत्यु हो गई। और 1982 तक ये जो है दुनिया की सबसे ऊंची आर्क हुआ करती थी। हाँ, तो मैं बात कही थी नेपोलियन बोनापार्ट की, वो इसे पूरा होता हुआ नहीं देख पाए। उनके जो जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके रिमेन्स यहाँ लाके इसके नीचे दफना दिए गए थे। बाद में कुछ समय बाद वो उसी जगह ले जाए गए जहाँ वो अभी फिलहाल मौजूद है। तो जस्ट लाइक लूव्र म्यूजियम, आर्क द ट्रिम्फ के मामले में भी बोनापार्ट के साथ एक विडंबना जुड़ी हुई है। ये है ग्रैंड पैलेस का एंट्रेंस। ये दूर जो सुनहरा गुंबद नजर आ रहा है, ये सब इसी का प्रमाइस है। ये भी एक पैलेस है और यहाँ भी एक संग्रहालय है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ के संग्रहालय की कोई फीस नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। ये शायद बाकी पैलेसेस के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है, लेकिन चूंकि बना इस तरीके से है तो ये बहुत शानदार लगता है देखने में। और ये जो ब्रिज है
जो पैलेस तक जाता है इसकी भी एक कहानी, मतलब इससे भी जुड़े कई किस्से हैं। जैसे कि एडेल ने 2007 में समवन लाइक यू सॉन्ग जो है यही इसी ब्रिज पे शूट किया था। मैंने तो देखा नहीं, अगर किसी ने देखा हो तो चेक कर सकते हैं। और भी कई शूटिंग वूटिंग में, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत सा है, गोल्डन गोल्डन मूर्तियां और बाकी सारी सजावट, और ठीक सामने पैलेस। और ये जो गोल्डन कलर की का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक्चुअली स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में है उसके हाथ में जो फ्लेम है उसका रेप्लिका है। और प्रिंसेस डायना की डेथ जो है यहीं कहीं आसपास हुई थी, तो एक तरीके से उनकी डेथ का भी मेमोरियल अनऑफिशियल बन चुका है। और ये अमेरिकन फ्रेंच जो है संबंधों का प्रतीक है ये फ्लेम इन द बैकड्रॉप ऑफ आईफिल टावर। यही है वो मेट्रो स्टेशन ट्रोकेडेरो जहां से मुझे पहली बार आईफिल टावर दिखा था, इसी प्लेटफॉर्म से। तो अब हमारा जो अगला स्टॉप है ट्रोकेडेरो स्क्वायर ही है, यहाँ भी शायद कोई पैलेस है। और उसके बाद आईफिल टावर। आईफिल टावर से ही असल में ये बिग बस का रूट शुरू होता है। तो टेक्निकली द नेक्स्ट ट्रोकेडेरो स्टॉप इज द लास्ट स्टॉप ऑफ दिस बस। तो यही है ट्रोकेडेरो पैलेस स्क्वायर। ये अपने आर्क शेप के लिए काफी फेमस है। यहीं से मैं बीच से होते हुए गई थी आईफिल टावर तक। तो ये दोनों जो हिस्से हैं, एक ये और एक ये एकदम गोलाईदार जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये पार करके हम आईफिल टावर पहुंचेंगे और उसका चक्कर लगा के अगले स्टॉप पे। आईफिल टावर से जुड़ी एक और कहानी है। कहते हैं जब हिटलर ने फ्रांस पर कब्जा किया था, पेरिस पर, तो कुछ फ्रेंच लोगों ने लिफ्ट के तार काट दिए थे ताकि हिटलर को सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़े झंडा फहराने के लिए अपना। तो हिटलर ने कुछ सैनिकों को भेजा कि जाओ ऊपर झंडा फहरा दो जा करके। सैनिक गए, लेकिन झंडा इतना बड़ा था कि 1 घंटे में ही शायद वो झंडा उड़ गया। वहां की ऊपर की हवा बहुत स्ट्रांग होती है, मैंने उस दिन भी जब मैं गई थी तो मैंने महसूस किया था। तो 1 घंटे में ही हिटलर का झंडा तो चला गया। और फिर कुछ फ्रेंच लोगों ने ऊपर चढ़ के अपना झंडा, फ्रांसीसी झंडा लगाया। और जब फिर से फ्रांस आजाद हुआ तो विद इन अ कपल ऑफ आवर्स जो है लिफ्ट फिर से चलने लगी। तो कहते हैं कि हिटलर ने फ्रांस पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन आईफिल टावर पर कब्जा नहीं कर पाया। पूरी दुनिया जिस अजूबे को आईफिल टावर के नाम से जानती है, फ्रांस के लोग उसको प्यार से द आयरन लेडी कहकर बुलाते हैं। हालांकि शुरुआत में जब ये बना था तो इसको मिस्टर आईफिल टावर और भी कई नामों से जाना जाता था, बहुत सारे निकनेम थे इसके। बट धीरे धीरे इसके निकनेम में इसका फेमिनिन नेचर प्रीवेल हुआ ड्यू टू मल्टीपल रीजंस ऑब्वियसली। इनमें से एक रीज़न ये भी है कि इसका जो फ्रेंच नाम है आईफिल टावर का, तूर एफिल, उसमें तूर का मतलब टावर है, और फ्रेंच लैंग्वेज में ये शब्द फेमिनिन स्त्रीलिंग कंसीडर किया जाता है। तो दैट्स हाउ मिस्टर आईफिल टावर से द आयरन लेडी तक के निकनेम का इसका सफ़र पूरा हुआ। है ना इंटरेस्टिंग। तो अब पेरिस को अलविदा कहने का वक्त है, तो चलते हैं। बाय बाय पेरिस। मैंने कहा बाय पेरिस, पेरिस ने कहा अभी कहाँ, कल की हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो आज हम वापस से 24 घंटे बाद पेरिस एयरपोर्ट पे हैं। और अब फाइनली होपफुली हम पेरिस को फाइनल बाय कर रहे हैं। या
होपफुली। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, कल सुबह हम दिल्ली में होंगे। तो अभी के लिए आई थिंक बाय बाय पेरिस।